आप जानते हैं कि भूमिहार समाज जो होता है वो काफ़ी बुद्धिजीवी है और जागरूक भी है, राजनीतिक समझ भी है उनके पास में। तो हर आदमी जो है अपने समझ-बूझ से वोट डालता है, किसी के कहने से नहीं डालता है। अगर आप देखिएगा तो कांग्रेस में भितरघात जैसी कोई स्थिति नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो लोग भी यहाँ पे दावेदार थे लोकसभा के लिए, चाहे जलेश्वर बाबू थे या ददई दुबे जी थे, तो जलेश्वर बाबू भी बाघमारा क्षेत्र से आते हैं और ददई दुबे जी तो विश्राम पलामू से आते हैं। धनबाद लोकसभा में ग्रामीण क्षेत्र जो वोटर हैं उनका 40% हिस्सेदारी है और जो अर्बन है वो 60% है। ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि बाहरी लोगों की संख्या ज़्यादा है। शहर में कौन है? शहर में ज़्यादातर तो बाहर के ही लोग हैं, और अगर बाहरी लोग विरोध कर देंगे तो वो उनका जितना मुश्किल है। मिलना चाहिए, आधी आबादी को प्रतिनिधित्व जरूर मिलना चाहिए, चूँकि कांग्रेस ने भी आधी आबादी पे ही ध्यान अपना फोकस किया है। 1 लाख रुपये ये पहली बार होगा। मोदी जी किसान को 6,000 रुपये साल में देते हैं, जबकि कांग्रेस महिला को दे रही है। उसमें कोई गरीब महिला है, वो किसी भी जात से हो सकती है, किसी भी धर्म से हो सकती है, उसमें जात और धर्म को अलग नहीं रखा गया है। नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच कुछ खास राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और आज हमारे बीच जो मेहमान हैं वो परिचय के मोहताज तो कतई नहीं है। धनबाद में उनकी पहचान समाज सेवा से रही है। किंग्स ऑर्गेनिक के तरीके से इस क्षेत्र में सबसे पहले कारोबार की शुरुआत उन्होंने की है। जेपीडीए के प्रदेश अध्यक्ष तो हैं ही, साथ ही साथ पहली बार पेट्रोल टंकी को पानी एक्सप्रेस में तब्दील करके लोगों के बीच में समाज सेवा करने वाले भी यही व्यक्ति हैं। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ कांग्रेस की ओर से धनबाद लोकसभा के प्रबल दावेदार भी थे। टिकट नहीं मिली, बावजूद अपने प्रत्याशी अनुपा सिंह के पक्ष में पूरे तन मन से प्रचार प्रसार में जुटे हुए। और आज उन्हीं से हम बातचीत करने जा रहे हैं। पहले तो हमारी स्टूडियो न्यूज एनपी में सर आपका स्वागत है। न्यूज एनपी के सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार जी। पहला तो सवाल यही लोग जानना चाहेगा कि दावेदारी में आपकी पहले अगर हम देखें, कई नाम कई चेहरे थे। ददई दुबे के अलावा जिन चेहरों पे चर्चा हो रही थी उसमें एक नाम आपका था, जलेश्वर महतो का था, लेकिन बाजी मार गई अनुपमा। तो इससे थोड़ा तो दुख हुआ होगा आप लोगों को। देखिए, राजनीति में दुख का कोई स्थान नहीं होता है। राजनीति बिल्कुल शुद्ध रूप से मैं तो आया हूँ सेवा भाव लेकर के, और जनता को अपना सर्विस देना है, वो चाहे जिस प्रकार से भी हो। जनता को हम सेवा देने के लिए आए हैं। चुनाव लड़ना तो आप कह सकते हैं उस प्रक्रिया में एक पार्ट है, ये कोई अंतिम पड़ाव नहीं है। तो दुख हमें नहीं होता है, और हम ईश्वर को मानने वाले व्यक्ति हैं। ईश्वर की मर्जी है, हालांकि पूरा देश ही ईश्वरमय है। आजकल लोग मानते हैं लेकिन उस पर कायम नहीं रहते हैं। मैं मानता भी हूँ और कायम भी रहता हूँ। ईश्वर की मर्जी रहती कि मैं चुनाव लड़ूं तो ज़रूर लड़ता, आज प्रत्याशी के रूप में रहता, लेकिन ईश्वर की मर्जी थी कि अनुपमा लड़ेगी। तो आज धनबाद के जनता के बीच में अनुपमा है। एज ए कांग्रेस वर्कर हम लोगों का काम है उनको जिताना। राहुल गांधी को नहीं, लेकिन आप जल्दी से मान गए, आप मैदान में उनके लिए प्रयास भी कर रहे हैं, वोट भी मांग रहे हैं, लेकिन अभी ददई दुबे का जो गुस्सा है वो दिख नहीं रहा कि उनका गुस्सा शांत हुआ है। उनका तो खासम खास जो है वो बीजेपी जाके ज्वाइन कर लिया ललन चौबे जी। जलेश्वर महतो जी मान तो गए हैं, लेकिन मानने के बाद भी दिख नहीं रहे हैं वो भी सक्रियता के साथ साथ। एक आप ही हैं जो बिल्कुल सारा गुस्सा जो है वो एकदम छोड़ के लग गए हैं। नहीं, गुस्सा तो मैं कभी था ही नहीं। गुस्सा तो मैं कभी था ही नहीं। अनूप जी जिस दिन धनबाद में आए थे पहली बार, तो हमारे किसान चौक पे उनका स्वागत हुआ था, और उसके पहले ही मेरा घर है। तो रामनवमी का दिन था, तो उनके तरफ से फ़ोन भी आया था कि वो मिलना चाहते हैं, घर आना चाहते हैं। तो मैंने उसी दिन उनको कहा भी दिया था कि भाई मेरे घर आने के लिए स्वागत है आपका, कभी भी आ सकते हैं, ये कांग्रेस परिवार का घर है, लेकिन इस उद्देश्य से नहीं आना है कि रूठे हुए हैं तो मनाने जाना है। लेकिन हाँ, रूठे को मनाना नहीं है। मनाना तो उसको होता है जो रूठा रहता है। मैं तो कभी रूठता हूँ नहीं, और जो
पार्टी ने काम दिया है, पार्टी ने प्रत्याशी दिया है, तो मेरा फर्ज है कि जिताएं। और जब यहाँ से जीतेगा कांग्रेस प्रत्याशी तो एक एक फूल जुड़ने के बाद ही जो बोलते हैं गुलदस्ता बनता है, और गुलदस्ता तब बनेगा तभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। कि मेरे पास जो खबर आई है कि आपको ये कहा गया है कि लोकसभा के प्रत्याशी को पूरी मदद कीजिए और आपको जो है सिंदरी सीट पर आपको देखा जाएगा, सिंदरी सीट पर आपको उतारने की तैयारी है। क्या मैं इस बात में मतलब मेरी बात में कुछ सच्चाई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी विधानसभा का समय अभी नहीं है, बहुत दूर है। और मैं तो मानता हूं कि कभी भी किसी लाभ को लेकर के काम नहीं करना चाहिए। हाँ, पॉलिटिकल आदमी है, ठीक है, राजनीति कर रहे हैं तो उसकी अपेक्षाएं रहती है, लेकिन वो अपेक्षाएं जो है लालच में तब्दील नहीं होनी चाहिए। और निस्वार्थ भाव से जो काम होता है वही फलीभूत भी होता है। अगर आप स्वार्थ किसी भी चीज़ में अगर स्वार्थ अपना लगा देंगे तो आपका किया हुआ जो काम है वो कभी भी फलीभूत नहीं हो। सर, सीधा सवाल है कि देश में अगर देखें तो 4 चरणों के जो चुनाव हुए उसमें एक चरण अपना झारखंड का भी 4 सीट का हो गया है। क्या स्थिति है झारखंड का और क्या रहेगा आगे? देखिए, देश स्तर पे 2024 का जो चुनाव है वो देश के लिए बहुत निर्णायक है और बहुत कशमकश में देश है कि संविधान को कैसे बचे। ये जो अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ता जा रहा है ये कैसे रुकेगा, सामाजिक समरसता कैसे बनी रहे, तो ये सारे मुद्दों पर इस बार का ये चुनाव है बहुत स्पष्ट। और मैं समझता हूँ कि इस बार का जो 5 न्याय लेकर के राहुल गांधी जो आए हैं कांग्रेस पार्टी, उस 5 न्याय में अगर आप देखेंगे तो जो वादे किए गए हैं वो कहीं ना कहीं इस देश में आमूल-चूल परिवर्तन का संकेत है पूरी व्यवस्था में। समझिए कि देश के स्तर पर अगर बीजेपी 10 सालों में अगर विकास की है तो फिर वोट मांगने के लिए उनको हिंदू मुसलमान की जरूरत क्यों पड़ रही है? और दूसरी बड़ी बात है कि अगर इतना बड़ा काम हुआ है तो इसी धनबाद के लोकसभा में बीजेपी के प्रत्याशी को अगड़ा पिछड़ा और बाहरी भीतरी की लड़ाई के नाम पर क्यों लोगों को उकसाया जा रहा है? देखिए, बीजेपी ने 2 काम बहुत बड़े किए, लेकिन आज उस पर वो चुनाव प्रचार में कहीं उसका जिक्र नहीं है। जीएसटी जब लागू हुआ था तो आपको याद होगा कि जीएसटी लागू करने के लिए रात को 12 बजे लोकसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया था, जो कि ये सब ओकेजन कभी आता है तो उसी तरह का जीएसटी को उन्होंने एक ओकेजन बनाया था, बहुत भव्य तरीके से इसकी उन्होंने घोषणा की थी। लेकिन उस जीएसटी के दायरे में आकर के आज जिस प्रकार से टैक्स लगा है और उसकी मार जो गरीब जनता और किसान मजदूर झेल रहे हैं, जितने भी किसान के इस्तेमाल करने वाले संयंत्र हैं, सब पे आप देखिए जीएसटी 18% से लेकर 28% तक है। और जो खाने पीने की वस्तु में कभी टैक्स नहीं लगता था, दही, मट्ठा, आटा, चावल, इन सबों पे कभी टैक्स नहीं लगता था। आज आप किसी भी मॉल में चले जाइए, जितना भी पैक्ड फूड प्रोडक्ट आपको मिलेंगे सब में बेतहासा सर्विस टैक्स लगा, जीएसटी लगा हुआ है। तो आम जनता जो है वो इस सर्विस टैक्स को, या व्यवसायी जो है इस सर्विस टैक्स को अच्छे सेंस में नहीं लिया है। इसी का नतीजा है कि आज वो सर्विस टैक्स की कहीं बात नहीं करते हैं। नोटबंदी उन्होंने रात को 8 बजे आके अनाउंस किया कि जो 500 के नोट हैं, 1000 के नोट हैं, उसको हम लोग वापस ले रहे हैं 500 के नोट, और इससे आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद 2000 का नोट लाते हैं। तो ये समझ में नहीं आता है कि उससे 500 के नोट में भ्रष्टाचार हो रहा था। 2000 के नोट ठीक है, 2000 के नोट को विड्रॉ कर लिया सरकार ने, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि आज जितनी भी ईडी के रेड हो रहे हैं या सीबीआई, आईटी सबकी जो भी कार्रवाई हो रही है उसमें ज़्यादातर तो विपक्ष के आपके नेता पकड़े जा रहे हैं। आपके भी एक नेता के जो है पीए के और उसके नौकर के यहाँ इतने भारी रकम में नोट बरामद हुए हैं। देखिए, देश में हम सब जानते हैं कि नौकरशाह जो है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जननी है, और उनके यहाँ से नोट पकड़े भी जा रहे हैं। चाहे आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, हर जगह पे किसी पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के यहाँ कहीं ना कहीं ये नोट मिल रहे हैं। और सरकार जानबूझ करके कि अपोजिशन के लोग ज़्यादा
भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो ये सरकार सिर्फ वहीं ईडी सीबीआई को भेज रही है। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी से जो संबंध रखने वाले हैं या उनके अलाइज जो हैं, उनके यहाँ इनका ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स जो है रास्ता भूला हुआ है। तो ये देश को सिर्फ दिखाने की बात कर रहे हैं, और जितने देश में करप्ट लोग थे उन सारे को वो अपने दल में समाहित कर लिए हैं। आप महाराष्ट्र में देखिए, अजीत पवार के ऊपर में ये 70,000 करोड़ का आरोप लगाए थे, और वहाँ जो फडणवीस थे वो चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग की नारा दिए थे, और वो आज वहाँ डिप्टी सीएम हैं। तो भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ भ्रष्टाचार की पोषक है, बल्कि ये जो आपका सबसे बड़ा जो अभी स्कैम आया, जिसमें लोग चंदा जो ले रहे थे इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से, और इसको पब्लिक डोमेन में आने नहीं दे रहे थे कि कौन चंदा दे रहा है, कहाँ से चंदा दे रहा है, ये काला धन। और हद तो और हो गई है काला धन के बारे में कि प्रधानमंत्री भाषण में ओपनली बयान में कह रहे हैं कि अदानी और अंबानी का जो काला धन से भरा हुआ टेम्पो राहुल गांधी के पास पहुंच गया। तो सरकार इनकी है, सत्ता इनकी है, ईडी सीबीआई इनके पास है, और अगर अदानी और अंबानी का काला धन कांग्रेस के पास जा रहा है तो फिर ये पकड़ क्यों नहीं रहे हैं उसको। तो इसलिए कहना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ रहे हैं, ये सिर्फ दिखावा कर। एक बड़ा सवाल यह है कि धनबाद में देखा जा रहा है कि भीतरघात दोनों तरफ से दिख रहा है। कांग्रेस की ओर से भी कुछ लोग कर रहे हैं और बीजेपी में भी भीतरघात की आशंका ज्यादा हो गई है। क्या दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों को इस भीतरघात के अपने अंदर का जो लड़ाई है अंदरूनी, उससे लड़कर बाहर निकलकर चुनाव जीतने के लिए बहुत कुछ करना होगा? देखिए, आपकी बात में सच्चाई है कि दोनों दलों में इस तरह की बात चल रही है, लेकिन अगर आप देखिएगा तो कांग्रेस में भीतरघात जैसी कोई स्थिति नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो लोग भी यहाँ पे दावेदार थे लोकसभा के लिए, चाहे जलेश्वर बाबू थे या ददई दुबे जी थे, तो जलेश्वर बाबू भी बाघमारा क्षेत्र से आते हैं और ददई दुबे जी तो विश्राम पलामू से आते हैं, और पिछले 10 साल 15 साल से तो मैं नहीं देख रहा हूँ कि उनकी कोई एक्टिविटी धनबाद में रही है। उनके जो समर्थक हैं वो गिने चुने हैं। रहा मेरा विषय, तो मैं खुलेआम पार्टी प्रत्याशी के लिए काम कर रहा हूँ, तो इसमें भीतरघात कम है बनिस्बत की भारतीय जनता पार्टी। लेकिन एक बड़ा सवाल आपसे ये आएगा कि अभी जिस समाज से आप आते हैं वो भूमिहार समाज, काफ़ी कहते हैं कि वो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है, और ब्रह्मर्षि समाज की एक मीटिंग हाल में हुई थी सुरेश चौधरी जी के नेतृत्व में। उस समाज ने ढुल्लू महतो को आशीर्वाद देने का दावा किया है। क्या वाकई एक व्यक्ति के कहने पर पूरा समाज चल पड़ता है और पूरा भूमिहार ब्रह्मर्षि समाज उनके पक्ष में हो जाएगा? देखिए, इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हर पार्टी में, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा है, राजद है, सभी पार्टी में सभी जात के, सभी धर्म के लोग उसके कार्यकर्ता होते हैं। भाजपा में भी हैं, सत्येंद्र कुमार जी उनके प्रभारी बने हुए हैं। कांग्रेस में हैं, मेरे जैसा लोग हैं जो कांग्रेस में यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे भाई साहब हैं विजय सिंह, वो कांग्रेस का लीडरशिप दे रहे हैं यहाँ से। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आप देख लीजिए, वो भी इसी हमारे ही बिरादरी से आते हैं। तो एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, सुरेश बाबू जो हैं वो सहजानंद सेवा ट्रस्ट के संरक्षक हैं, अध्यक्ष हैं, और जो बैठक बुलाए थे तो वो भी उसी पद और हैसियत के हिसाब से बुलाए थे, सहजानंद सेवा ट्रस्ट के, ना कि ब्रह्मर्षि बोल के कोई तो ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। हाँ, तो उस ट्रस्ट में सभी पार्टी के लोगों को जाने का हक और अधिकार है। ढुल्लू महतो भी जा सकते हैं। बुलाया गया तो सिर्फ एक पार्टी प्रत्याशी को, ढुल्लू महतो जी को बुलाया गया, आशीर्वाद भी उन्हीं को दिया गया, केक भी उन्हीं के लिए काटा गया जन्मदिन। तो ऐसा तो हुआ नहीं था कि भाई किसी एक व्यक्ति का या एक संस्था कॉपीराइट किसी एक के लिए हो। देखिए, बोले तो कि वो सहजानंद सेवा ट्रस्ट की हैसियत से बुलाए थे लोगों को, और उसमें ढुल्लू महतो भी आए थे। ब्रह्मर्षि समाज आप कह सकते हैं कि ब्रह्मर्षि समाज उसमें है और सभी लोग उसी को मानेंगे, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि भूमिहार समाज जो होता है वो
काफ़ी बुद्धिजीवी है और जागरूक भी है, राजनीतिक समझ भी है उनके पास में। तो हर आदमी जो है अपने समझ-बूझ से वोट डालता है, किसी के कहने से नहीं डालता है। कहने के लिए तो राजपूत विचार मंच है, वो भी अपना करता है। कल जदुवंशी समाज का वो भी एक फतवा जारी कर दिए हैं। तो इस तरह का जो सामाजिक संगठन हैं वो अपना अपना कर्तव्य फर्ज निभाते हैं शायद, लेकिन किसी के कहने से पूरा का पूरा समाज उस और चला जाएगा या उसको वोट कर देगा। पर प्रत्याशी अपने एजेंडा पर, अपने पार्टी के एजेंडा पर चुनाव लड़ने के बजाय सिर्फ जात के भरोसे ही क्यों चुनाव लड़ रहा है? नहीं, मैं तो कांग्रेस जो है वो जात के भरोसे चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस जो है वो सामाजिक न्याय के बल पे चुनाव लड़ रही है। 5 न्याय जो उन्होंने दिया है उसमें उसके बदौलत वो चुनाव उसको सामने रख करके चुनाव लड़ रही है। और आज आप देखें, कल हमारे खड़गे जी ने घोषणा किया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो जो अनाज 5 किलो दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सरकार के द्वारा, इंडिया गठबंधन उसको 10 केजी करेगा। और 30 लाख जो भर्ती है, जो पद खाली है सरकारी, उन 30 लाख पदों की भर्ती करेगा शुरू से ही। और जो हमारे युवा बेरोजगार हैं उनको 1 लाख रुपए की सहायता साल का करेगा। जो गरीब महिलाएं हैं, हमारे जो औरतें, उनको 1 लाख रुपए का साल का 8,500 के करीब उनको हर महीने ये दिया जाएगा। तो जो असमानता है उसको दूर करने की कोशिश इंडिया गठबंधन कर रही है और उसी के बूते वो चुनाव भी लड़ रही है। ढुल्लू महतो तो लोगों के बीच में यही कह रहे हैं कि जब से गरीब के बेटा को टिकट मिला है, ये सभी बाहरी लोगों को पच नहीं रहा है। स्पेशली वो माफिया की ओर इशारा कर रहे हैं। वो जो बयान दे रहे हैं उसमें पुराने जो लोग हैं जिनको टिकट कटा है उन सभी लोगों को वो कह रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि वो साफ तौर पे एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ढुल्लू महतो जी को एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि धनबाद लोकसभा में ग्रामीण क्षेत्र जो वोटर हैं उनका 40% हिस्सेदारी है और जो अर्बन है वो 60% है। तो ये कहना कि बाहरी लोग उनका विरोध कर रहे हैं, अगर बाहरी लोग उनका विरोध कर देंगे तो फिर वो जीतेंगे कैसे? ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि बाहरी लोगों की संख्या ज़्यादा है। शहर में कौन है? शहर में ज़्यादातर तो बाहर के ही लोग हैं। और अगर बाहरी लोग विरोध कर देंगे तो वो उनका जीतना मुश्किल है। तो फिर ढुल्लू से डर कैसा? ये भी तो सवाल है। नहीं है, ढुल्लू महतो से किसी को डर नहीं है, कोई भयभीत नहीं है ढुल्लू महतो जी से। गांव के लड़के को टिकट दिया है, भाजपा ने दिया है, लेकिन मुद्दों से हट करके वो चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी मुद्दों पर आ नहीं रही है। कांग्रेस जिस तरह से 5 न्याय लेकर के आया है और बीजेपी सिर्फ 5 किलो अनाज पे अटका हुआ है। आज भी अगर आप पोस्टर देखेंगे धनबाद में तो या तो 5 किलो अनाज है या धारा 370 है, जबकि धनबाद की जनता को धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी के नाम पे, चेहरा पे ही तो सबको पास करना है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को धनबाद में जो चुनाव लड़ रही है वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। उनके पास में कोई विजन नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है। धनबाद के लिए जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनका क्या आप कह सकते हैं कि रोड मैप है कि अगर वो सांसद बनते हैं तो उनका क्या रोड मैप है? तो क्या आप लोग, मतलब आपके प्रत्याशी अगर चुनाव जीतेंगे तो क्या आप लोग एम्स, एयरपोर्ट, दिल्ली के लिए ट्रेन, ये जो कमियां हैं, फ्लाईओवर, ये सब कमी पूरा कर पाएंगे आप लोग? देखिए, हमारा कांग्रेस का अगर प्रत्याशी यहाँ से जीतता है तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस ये ज़रूर आश्वस्त करता हूँ धनबाद की जनता को, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी सबसे पहला काम है कि यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा में सुधार होना चाहिए। क्योंकि कहीं भी रोड एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी होता है तो आकस्मिक, तो यहाँ के लोगों को जाना पड़ता है दुर्गापुर, सबसे नज़दीक है। धनबाद में उनका त्वरित इलाज नहीं होता, कोई ट्रॉमा सेंटर यहाँ नहीं है। तो वो पहला दायित्व है हमारा कि धनबाद में इस तरह का व्यवस्था हो। बीसीसीएल का अस्पताल है और बीसीसीएल के पास में CSR फंड है। जो लोकसभा के प्रतिनिधि यहाँ से चुने जाएंगे उनका अधिकार है कि वो उसके CSR के फंड को अस्पताल के डेवलपमेंट में लगाएं, और ये उनके बस की बात है तो ये किया जा सकता है। दूसरी बात है कि यहाँ पे IT पार्क, सांसद अगर बनते हैं तो IT पार्क लाना ज़रूरी है और वो हम लोग लाएंगे।
ताकि यहाँ के जो युवा बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, हर चूँकि IT सेक्टर जब आता है तो उसमें डेटा एंट्री से लेकर के हर तरह के युवाओं की ज़रूरत होती है। फाइनली यही आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि धनबाद की जनता को अब तक जो चुनाव में उन्होंने जिताया है सांसद PN सिंह को, वो बेदाग रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी के ऊपर में आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, तो ये चुनाव में फिर से दाग और बेदाग वाली स्थिति आएगी क्या? योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर, कार्यशीलता के आधार पर ऐसे प्रत्याशी के चुनाव होगा जो सबको लेके चले? देखिए, हर व्यक्ति का आइडेंटिटी अलग होता है। आप हो सकता है कि अनूप सिंह उनके हस्बैंड हो, लेकिन अनुपमा सिंह की एक अलग आइडेंटिटी है, पहचान है, और वो एक पढ़ी लिखी समझदार महिला है। राजनीति को उन्होंने करीब से देखा है, और पढ़ी लिखी होने के कारण ये भी है कि वो अपना निर्णय भी खुद ले सकती हैं, प्रतिनिधित्व धनबाद को अच्छा दे सकती हैं। और जिस तरह से पिछले 15 साल हमारे पशुपति बाबू रहे और 17.5 साल रीता वर्मा रही, तो अगर कुल मिला के देखिए तो 32 साल 6 महीना धनबाद की उपलब्धि अगर आज पूछ लीजिए किसी से तो 0 है। एक उपलब्धि है और वह MPL। जब वो मंत्री थी तो एक MPL लाई, लेकिन MPL से धनबाद के लोगों को क्या फ़ायदा मिला है? ना यहाँ बिजली मिल रहा है, सिर्फ पोल्यूशन मिल रहा है यहाँ के लोगों को। और MPL में कोयला जो इधर से हाईवा लेके जाती है, तो आज तक हम समझते हैं कि हजारों मौतें हो चुकी होगी उस हाईवा के चपेट में आकर के। अगर आप केस की हिस्ट्री उठा लें तो यही मिला है कि रोड एक्सीडेंट हाईवा में लोगों की जान गई है, पोल्यूशन से लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन उस MPL से बिजली यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा। आज भी धनबाद के लोग जो है 6 घंटा 8 घंटा अंधेरे में जीवन बसर कर रहे हैं। फाइनली ये कहना चाहेंगे कि धनबाद का जो कंटेस्ट है वो क्या रहेगा? देखिए, धनबाद का अगर मेरे हिसाब से, चूंकि मैं तो कांग्रेस का हूं, तो मैं तो कांग्रेस के पक्ष में ही बोलूँगा। आधी आबादी को इस बार प्रतिनिधित्व मिलेगा धनबाद को? मिलना चाहिए, आधी आबादी को प्रतिनिधित्व जरूर मिलना चाहिए, चूंकि कांग्रेस ने भी आधी आबादी पे ही ध्यान अपना फोकस किया है। 1 लाख रुपये ये पहली बार होगा। मोदी जी किसान को 6,000 रुपये साल में देते हैं, जबकि कांग्रेस महिला को दे रही है। उसमें कोई गरीब महिला है, वो किसी भी जात से हो सकती है, किसी भी धर्म से हो सकती है, उसमें जात और धर्म को अलग नहीं रखा गया है। हर वो गरीब महिला जो इसके लिए हकदार होगी उसको 1 लाख रुपया साल का मिलेगा। उसके घर में अगर उसका लड़का है, पढ़ा लिखा बेरोजगार है, तो उसको भी 1 लाख रुपया मिलेगा। और अभी खड़गे जी तो बोलते हैं ना कि उसमें तड़का लगा दिए हैं सोने पे सुहागा, कि 10 किलो अनाज उनको दिया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये इतनी चीज़ें जो इंडिया गठबंधन लेके आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन है। लोगों को कांग्रेस के लिए वोट करना चाहिए, और खास करके धनबाद में तो जो आधी आबादी है उसके लिए वोट करना चाहिए। तो देखिए, ये लड़ाई जो है इसलिए भी खास हो गई है क्योंकि धनबाद में अगर देखें तो तकरीबन 24 लाख के आसपास मतदाता हैं, और उसमें से आधी आबादी तकरीबन 11 लाख कुछ जो है वो महिलाओं की आबादी है। यानी आधी आबादी को अगर आप इस दृष्टिकोण से देखें तो पहली बार यहाँ धनबाद में एक महारानी परिवार से आने वाली राजकुमारी को चुना था, और वो कई दशक पहले की बात थी। उसके बाद सेकंड बार कोई महिला के तौर पर रीता वर्मा चुनी गई थी, जब वो IPS रणधीर वर्मा के निधन के बाद वो चुनाव में खड़ी हुई थी, और भारी मतों से चुनाव जीतने के बाद वो केंद्रीय मंत्री बनाई गई थी। और उसके बाद ये पहला अवसर होगा 1.5 दशक बाद जब किसी महिला को चुनाव मैदान में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, और अनुपमा सिंह के लिए एक बड़ा मौका है जब आधी आबादी को खुद को साबित करने का। अब आगे देखना है कि जनता क्या करती है, क्योंकि फैसला तो जनता के ऊपर है। 25 मई को धनबाद में मतदान होना है और 4 जून को फैसला आना है। अब इसी पर पता चलेगा कि आगे होता क्या है। आज के लिए इतना ही। सहयोगी सोनू के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ ANP, धनबाद। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज, जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।